हेलो बच्चों, तो आज जो है हमारा ये जेनेटिक्स का जो है इवोल्यूशन का 13th लेक्चर है। इसके बाद तो ह्यूमन इवोल्यूशन बाकी है। बस जो टॉपिक है वो कौन सा है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी जिसे आप जो है नियो डार्विनिज्म कहते थे। वो नियो डार्विनिज्म एक्चुअली जो इनिशियली में था, दैट वाज द ए सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन इन बिटवीन द डार्विन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी प्लस म्यूटेशन थ्योरी। दो थ्योरियों का रिकंसिलिएशन था, पर उसके बावजूद इसमें बहुत सारी चीजें और बाद में ऐड की गई, क्योंकि डार्विन को जेनेटिक्स की जानकारी नहीं थी, इसलिए और भी बहुत सारे साइंटिस्टों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। उसमें एक म्यूटेशन है जो उसने दिया था ह्यूजो डिवीज ने कंसेप्ट, जब जिसके कारण वेरिएशन आई थी। वो एक बहुत बड़ी मेजर चेंज था। अच्छा, और जो वेरिएशन आई है उन वेरिएशन पे, यानी वेरिएशन का कारण म्यूटेशन, उन म्यूटेशन पे ऑपरेट करेंगे इवोल्यूशनरी एजेंट्स। कौन ऑपरेट करेंगे? इवोल्यूशनरी एजेंट्स। तो वो जो इवोल्यूशनरी एजेंट है, बहुत सारे इवोल्यूशनरी एजेंट हैं, उनमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इवोल्यूशनरी एजेंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन। तो वो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है उन वेरिएशंस पे, और जब वेरिएशंस पे ऑपरेट करता है तो उसका नतीजा क्या होता है? जब जो वेरिएबिलिटी जो है पर जब ये काम करता है with the help of the isolation, बाद में नए स्पीशीज बन जाते हैं। तो उस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। उसे नाम दिया है जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, या उसी को नाम दिया मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। कई साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन जैसे आप देखिए किस किस का, एक तो इसमें ह्यूजो डिवीज का ही है, जिसने म्यूटेशन बात बताई थी। तुम्हें बताया उसको जानकारी नहीं थी डार्विन को जेनेटिक्स की, इसलिए टी डॉग्जनस्काई, जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था। टी डॉग्जनस्काई का खास रोल क्या था? इसने जेनेटिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था। इसी किताब का नाम था जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, टी डॉग्जनस्काई। सीवेल राइट, ये वो सीवेल राइट है जिसने जेनेटिक ड्रिफ्ट किया था। हक्सले, हुकर, स्टीवेंस, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन है। उन सबके कंट्रीब्यूशन के साथ में ये मॉडर्न कंसेप्ट बना है। आपको बताओ, इन सबके साथ बना। अब मैं ये मॉडर्न कंसेप्ट में क्या क्या है, क्या क्या चीज नहीं है, उसको आपको लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों? तो इसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है वेरिएशन। क्या रिक्वायर्ड होता है? वेरिएशन। क्यों? वेरिएशन आती रॉ मटेरियल होगी इवोल्यूशन, आप जानते हैं। ये वेरिएशन क्या होती है? वेरिएबली रॉ मटेरियल होता है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? आप अच्छी भली भांति जानते हैं। वेरिएशन कंटिन्यूअस भी होती है और वेरिएशन डिसकंटिन्यूअस भी होती है। कंटिन्यूअस वेरिएशन जो मीन से स्लाइटली फ्लक्चुएट करती है, उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है इवोल्यूशन। जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है, जिन्हें हम साल्टेशन कहते हैं, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, उनका रोल होता है इवोल्यूशन। तो एक इंटरब्रीडिंग, सेक्सुअली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में सबसे पहले कोई वेरिएशन पैदा होगी। ठीक बात है? वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो फिर इवोल्यूशन कैसे होगा? इसलिए मस्ट रिक्वायरमेंट होगी वेरिएबिलिटी। और उसने ये बता दिया था वेरिएशन का जो, अच्छा, पॉपुलेशन तो दो प्रकार, एक ए सेक्स, सेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है।
एंड सेक्सुअल। आपको भली भांति बताया, जो मेरा पहला लेक्चर था रिप्रोडक्शन का, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली चांस ऑफ वेरिएशन जो होता है वो ओनली म्यूटेशन होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले। तो आप ये मत सोचना कि एसेक्सुअल, ये बात एक और है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के अंदर जो वेरिएबिलिटी की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है और जल्दी होता है। उसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली चांस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएबिलिटी का है वो क्या है, जस्ट म्यूटेशन, ओनली म्यूटेशन है और कोई काज नहीं है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में बहुत सारे काज होते हैं, यानी म्यूटेशन भी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी है, जीन माइग्रेशन भी है, आपको बताऊं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी है। तो ये सब चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि ये जो वेरिएशन किसके कारण हो सकती है, तो यानी सेक्सुअली की बात कर रहे हैं हम, सेक्सुअली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएशंस का जो काज है हो सकता है वो कौन है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या होती है, आपको म्यूटेशन के बारे में पता ही है। तो म्यूटेशन में काज है, मेन काज कौन है, म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने प्रकार की होती है, आप आगे जाके जेनेटिक्स में म्यूटेशन खूब पढ़ाऊंगा, पर म्यूटेशन दो है, एक होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसे क्रोमोसोमल एलिगेशन भी कहते हैं, और दूसरी होती है जीन म्यूटेशन। जेनेटिक्स में डिटेल पढ़ाऊंगा पर थोड़ा सा बता देता हूं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपने देखा था ना, जो उसका जो ओलोथीरा लैमार्कियाना था, यूजो डिग्री का जो प्लांट था उसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन ही तो थी, जो हाइब्रिड का था। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो प्रकार की है, एक तो होती है क्रोमोसोमल नंबर्स और एक होती है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में चेंज हो। क्रोमोसोमल नंबर भी बेटा जो है फर्दर दो प्रकार का हो जाता है, एक क्रोमोसोमल सेट और एक होती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब 2n + 1 - 1 और मोर। आपको ये जानकारी मैं डिटेल में दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल नंबर जो होता है, डिप्लॉयड नंबर 2n होता है, उसमें या तो एक क्रोमोसोम एक या उससे ज्यादा हो जाए या एक या उससे ज्यादा कम हो जाए। प्लस का मतलब ज्यादा होना, जैसे ये हो जाए 2n + 1 या 2n - 1 या 2n - 2 या 2n + 2, जैसे ये सब किसमें आती है, एन्यूप्लॉइडी में। जैसे 2n + 1 का मतलब एक नंबर बढ़ रहा है, तो ये है ट्राइसोमी। जैसे एडवर्ड सिंड्रोम सुना होगा नाम, क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम 21 जिसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 13, ये सब है कि नहीं है। ऐसे ही जो क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स है। अच्छा 2n - 1 इसको कहते हैं मोनोसोमी, क्योंकि एक कम हो गया है। टर्नर फीमेल नाम सुनी होंगी आगे जेनेटिक्स में, वो है 2n - 1, ये होगी मोनोसोमी। 2n - 2 यानी दोनों की दोनों क्रोमोसोम गायब हो गई, नलीसोमी। या डबल मोनोसोमी भी हो सकती है, इससे डबल मोनोसोमी भी। ऐसे 2n + 2 टेट्रासोमी। तो ये सब एन्यूप्लॉइडी है। एन लग गया मतलब जो सही नहीं है। यूप्लॉइडी मतलब ट्रूप्लॉइडी। ट्रूप्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइडी। डिप्लॉइडी का मतलब 2n कि 1n एक गैमेट से और दूसरा 1n फ्रॉम डिफरेंट गैमेट से, यानी एक मेल से एक फीमेल से जब 2n बनता है, उसमें बाई चांस कोई नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए तो क्रोमोसोम नंबर घट सकता है या बढ़ सकता है। ये सब जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमोसोम सेट में क्या होता है, मोर देन 2 सेट ऑफ दी क्रोमोसोम 2n ± 1n और मोर, उसको क्या कहते हैं आप, पॉलीप्लॉइडी। क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी तो कई प्रकार की हो सकती है, 3n 4n
5n, 6n, 3n को ट्रिप्लॉइडी, 4n को टेट्राप्लॉइडी, 5n को पेंटाप्लॉइडी, 6 को हेक्साप्लॉइडी। ये जितनी प्लॉइडी हैं मोर देन 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, उन सबको क्या कह सकते हैं कॉमन भाषा में? पॉलीप्लॉइडी। आपको पता है ये पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन एनिमल में टॉलरेटेड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो मेटिंग है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है, पर कहाँ पर टॉलरेटेड होती है? इन दी प्लांट्स, इन दी प्लांट्स। ये सारी बातें आप परेशान मत होना, आप सोचेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं सर, हम इनको कैसे याद करेंगे? परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ये जेनेटिक्स में ही वहां पढ़ाऊंगा। पर फिलहाल मैं, क्योंकि अब आपको बताया ना मेंडल का जो जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई किए गए, इसमें मेंडल का भी है कंट्रीब्यूशन, यानी मेंडेलियन प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया है इन दी डार्विनियन कंसेप्ट में, डार्विनियन कंसेप्ट में। उसके बाद ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म आया है। आगे बात समझ में? क्योंकि डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी थी उनकी यूनिट था इंडिविजुअल, और आज ये हमें पता है जो यूनिट होती है इवोल्यूशन की वो इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि क्या है? पॉपुलेशन। ये बात भूलना मत। मेंडल ने अपने टाइम पे जो कहा था ना, जो यूनिट इवोल्यूशनरी यूनिट जो कही थी मेंडल ने, नहीं मेंडल ने, सॉरी डार्विन ने कहा था, तुम डार्विन का जो कंसेप्ट है वो उसने किया गया था, इंडिविजुअल्स को लिया था, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट इंडिविजुअल्स में करता है। उसने कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है तो इवोल्यूशन हो रहा है। आज हम कह रहे हैं वो इंडिविजुअल पे ना होकर के, नेचुरल सिलेक्शन तो इंडिविजुअल पर काम करता है, पर इवोल्यूशन कौन होती है? पॉपुलेशंस। नेचुरल सिलेक्शन तो एक क्रिएटिव फोर्स है जो फेवर करती है किसको? एज इट फेवर्स द, जो लास्ट टाइम बताया था, द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। वो कौन से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स? विच फेवर दी अडेप्टिबिलिटी, उस इन्वायरमेंट में जो फेवर करते हो अडेप्टिबिलिटी उनको। और किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ये तो था। तो मैं जो आपको ये बात कह रहा हूं तो क्रोमोसोम में तो पॉलीप्लॉइडी ये सब हो सकता है, ये सब का तो ये भी हो सकता है। एक सेट का हो गया 1 2 एन्यूप्लॉइडी 2। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में क्या होगा? स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, कोई पार्ट हट जाए डिलीशन, कोई पार्ट जुड़ जाए एडिशन, एडिशन को ही क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। तो डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन टूट जाए और रिवर्स अटैच हो जाए, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ये सब जो है ए डेफिशिएंसी, 2 डुप्लीकेशन, 3 इन्वर्जन, 4 ट्रांसलोकेशन। ये किसमें चेंज होते हैं? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंजेस। ये भी उसमें चेंजिंग लाइन की वेरिएशन, ये भी होते हैं, ये बड़े चेंजेस होते हैं। अच्छा, एक जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है? एक जो जीन होता है उसमें कोई चेंज आ जाए। वो चेंज के लिए दो चीजें हैं, एक तो है उसमें चेंज सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है भाई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट दो प्रकार का होता है, एडिशन और डिलीशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो पहला कोई एक बेस है, इसमें बदलाव किसका आता है? बेस पे, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पे। तो जो पहला कोई बेस है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय दी अदर बेस, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ ए बेस, रिप्लेसमेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड ऑब्लिक बेस बाय अनदर बेस, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल आपने पहले ही पढ़ रखा है, या मैं बताता हूं आपको। जो हीमोग्लोबिन है इसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो 6th बीटा चेन में एक ट्रिपलेट ये होता है गा, उसमें क्या होता है? इस ए को रिप्लेस करके GUA बनता है, नहीं वो है गैप, गैप। कोई बात नहीं, वो भी होता तब भी फर्क नहीं पड़ता।
तो तुम्हारा एनसीईआरटी बना लिया है। तो उसमें जब ए रिप्लेस हो गई ये आ गया यू, तो पहले ये कोड कर रहा था ये, तो एक बेस ही तो बदला है, बस खाली में ए की बजाय यू लाया हूं। आपने नोट किया यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन में एक बेस को रिप्लेसमेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड बेस, तो इस बेस को बदल करके मैं यहाँ पे जहाँ ए को बदल करके क्या ले आया मैं यहाँ यू ले आया बस। तो पहले ये कोड कर रहा था किस अमीनो एसिड के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए, अब ये किसके लिए कोड कर रहा है, वेलाइन के लिए। तो अब उस हीमोग्लोबिन जो चेन बनेगी ऐसी बीटा चेन, तो उसमें 6th अमीनो एसिड ग्लूटामिक न होकर के कौन होगा, वेलाइन। तो ये वेलाइन जो आया किसके थ्रू आया है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन से आया है। किससे आया, सब्स्टिट्यूशन। ये सब चेंजेस किसमें हो रहा है, एक जीन के अंदर। बात समझ आ गई आपको। तो ये बहुत सारे, तो म्यूटेशन कोई एक नहीं है। जब हम सिंपली म्यूटेशन कहते हैं तो इसका मतलब होता है जीन म्यूटेशन। अगर आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशन बना दिया तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को एग्रीगेशन भी कहते हैं, उनको अलग से पढ़ाना पड़ता है। ये जेनेटिक्स में बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा बेटा, पर थोड़ा सा बताना इसलिए था, नहीं तो आप ये सोचते कि सर ने यार कुछ भी नहीं बताया। वैसे म्यूटेशन का तो मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता गया था। एनी हेरिटेबल चेंज, मोस्टली हेरिटेबल चेंज which occurs other than by the simple genetic recombination and crossing over। सिंपल क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अलावा और किसी विधि से कोई हेरिटेबल चेंज हो उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और वो किसमें चेंज हो, किसी भी जेनेटिक मेकअप में, है ना। तो ये बात मैं पहले बता गया था, इसलिए इसको बार बार बोलनी पड़ती है। तो वेरिएशन का काज एक क्या हो सकता है, एक तो आपने देख लिया, यानी उस पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएंस आएगा उसका एक मेजर काज कौन हो सकता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने हो सकते हैं आपने देख लिया। पॉलीप्लॉइडी की एक किस्म की म्यूटेशन है। अच्छा, रेडिएशन जो होती है ना, हैजार्ड, ये भी म्यूटेशन का काम करती है। जैसे एक्स रे, गामा रे, ये भी क्या कर सकती है, म्यूटेशन काज कर सकती है, उससे भी हो सकता है। पॉलीप्लॉइडी आपने देखा, उसका भी और हो सकता है। तो ये सब जो है म्यूटेशन काज कर सकते हैं। तो एक तो काज हो गया म्यूटेशन। दूसरा काज क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी बदलाव आ सकता है, वेरिएशन आ सकती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होता है, क्रॉसिंग ओवर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आपने मियोसिस पढ़ी है ना, तो उस समय क्या हुआ था, कुछ मटेरियल एक्सचेंज हुआ था ना, पैकेटिंग स्टेज में हुआ था। तो वो क्या था, कई दिन कही थी पैकेटिंग स्टेज में क्या होती थी, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल एंड दैट लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। ये वर्ड था ना, रिकॉम्बिनेशन लिंक्ड जीन। तो वहां पर अलील्स जो है शफलिंग कर रहे थे और रीशफलिंग कर रहे थे, तो उसके मारे एक चेंज इससे आ सकता है। एक इसके कारण चेंज, एक इसके कारण चेंज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक होता है थ्रू जीन फ्लो। जीन फ्लो, जीन फ्लो को कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। आपको ये बताऊं, एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल बोलता हूं मैं लोगों से। क्या बोलता हूं, देखिए, बांग्लादेश से इंडिया में आ गए पर्सन, वो क्या है, इमाइग्रेशन। इंडिया से यूरोप में चले गए, कनाडा चले गए, वो इमाइग्रेशन। आप देखा इंडियन जनरली कहाँ जाते हैं, यूरोप में, कनाडा में, सरदार जनरली कनाडा में जाते हैं, वो इमाइग्रेशन। जब यहाँ के लोग जाएंगे और वहीं जाके ब्याह शादी कर लेंगे तो उसमें एक जीन पूल में कंट्रीब्यूट करेंगे ना, आगे बात समझ में। तो इमाइग्रेशन से जीन की एडिशन होती है, अलील्स की एडिशन, और इमाइग्रेशन से सब्सट्रैक्शन होती है ऑफ अलील्स और जीन्स। आपको बताया मैं ये अलील और जीन का, अरे आपको ये तो मालूम पड़ गई होगी। आज जो है इवॉल्व जो हो रहे हैं, इवॉल्विंग या चेंजिंग आती है, वो किसकी आती है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की इन ए पॉपुलेशन। जीन फ्रीक्वेंसी और जीन
जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जो भी वेरिएशन आता है पॉपुलेशन के अंदर, वो वेरिएशन किसमें होता है, जीन फ्रीक्वेंसी में या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में? आप दोनों में फर्क जानते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैं बताता हूं आपको। मेंडल के मुताबिक, क्योंकि मेंडेलियन प्रिंसिपल को ऐड किया है इसके अंदर, डार्विनिज्म के साथ जोड़ दिया है ना। देखिए भाई, एक जीन मेंडल के मुताबिक उसके दो अलील्स होते हैं। अलील्स का मतलब सिमिलर है, तो यानी एक ये क्रोमोसोम दिखाया मैंने, दूसरा क्रोमोसोम दिखाया, तो क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। मान लीजिए कोई जीन है, टालनेस का मान लेता हूं, या कलर का, कलर में मान लिया एक रेड वर्सेस व्हाइट, तो रेड तो डोमिनेंट है, तो वो यहां होगा आर वाला, और यहां कौन सा होगा, दूसरा, इसका बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे पे हो सकता है, ये स्मॉल आर वाला। अगर ये इसको जब ये आर आर कंडीशन में भी ये रेड हो, तो इसका मतलब ये जो अलील है ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, तो यानी ये आर आर होने पे ही व्हाइट देगा, इसका मतलब ये क्या है, रिसेसिव अलील है। ये जेनेटिक्स में अच्छी तरह पढ़ाऊंगा आपको। एक ही जीन के ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर क्या हो गए, टू अलील्स। ये दो अलील किसके, एक ही जीन के, और ये किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। किसको कर रहा है, कैरेक्टर को कंट्रोल। कई बार हम कैरेक्टर को कंट्रोल करके हम कह देते हैं ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो बच्चे पूछते हैं ये कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है? तो मैं बताऊं, जो कैरेक्टर इनहेरिट हो जाते हैं उन्हें ट्रेट कहते हैं, द कैरेक्टर विच इज इनहेरिट। जैसे आपको ये सामने देख करके अब मैं आपको एक पी का प्लांट दिखाऊं, या आपको मैं पी का मैंने फ्लावर दिखाया, कलर था, मैंने कहा देखो बेटा ये जो कलर है ना, ये जो है ये है इसका डोमिनेंट कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने दिखा दिया आपको कोई व्हाइट वाला, तो ये कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर, जब यही कैरेक्टर उनकी अगली जनरेशन में चला जाए तो उसी को मैं क्या कह सकता हूं, ट्रेट, यानी इनहेरिटेड कैरेक्टर और इट्स डेविएंट इज नोन एज ट्रेट। इसलिए कैरेक्टर और ट्रेट में कोई अंतर नहीं होता, वो कैरेक्टर ही होता है जो इनहेरिट होकर के आता है प्रोजेनी, ठीक है ना। तो कैरेक्टर और ट्रेट को इसलिए हम एक ही बात में कर देते हैं, पर दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इनहेरिटेड कैरेक्टर नोन एज ट्रेट, तो इसलिए मैं कई बार बोल दूंगा वो एक पार्टिकुलर ट्रेट, तो इसमें एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाएंगे ना ये, तो इसलिए मैं ट्रेट कह दूं या कैरेक्टर कह दूं, एक ही बात है। अरे किसी का जीनोटाइप होता है, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भी आर आर पे भी ये रेड होगा और ये आर आर पे भी रेड होगा, दोनों पे ही रेड होगा, तो ये कौन सी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और एक कौन सा है, आर आर, इस पर व्हाइट होगा मान लो। तो ये तीन किस्म के जीनोटाइप आए ना, एक कैपिटल आर आर जीनोटाइप, एक स्मॉल आर आर जीनोटाइप, एक ई आर आर। अलील कितने हैं, दो, एक जीन के आर और आर। आप नोट नहीं किया क्या, यहाँ एक जीन के दो अलील मेंडल के मुताबिक, तो दो ही अलील है ना, आर और आर, अलील तो दो है ना भाई, क्या दिक्कत हो गई। पर जीनोटाइप कितने मिल रहे हैं इसके, एक आर आर, दो, तो दो अलील होते हैं एक इंडिविजुअल में, ये आर आर और एक ये आर आर। एक इंडिविजुअल में किसी में ये होगा तो वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि आर डोमिनेंट है, ये होगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। इन दोनों का फिनोटाइप तो एक सा ही होगा ना, कैपिटल आर आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर का, पर ये हेटेरोजाइगस है। अब देखो, और ये आर आर ये है, अलील कितने हैं, ये और ये अलील, क्योंकि ये लोकस सेम है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब है इन अलील की फ्रीक्वेंसी आर की या आर की, वो है अलील या जीन फ्रीक्वेंसी है वो। अगली बात समझ कि उस पॉपुलेशन में इस आर अलील कितना है कुल पॉपुलेशन में, अच्छा, या कुल ये स्मॉल आर वाला कितना है, ये तो है एक पार्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी इन द जीन पूल, ये है जीन या अलील फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप कितने प्रकार का हो सकता है,
जीनोटाइप 3 प्रकार का ना, एक ये 1, एक ये 2 और ये 3 जीनोटाइप का। तो ये कितना अच्छा जीन फ्रीक्वेंसी तो आ रहा है, पर इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ये नीचे जो लिखा है मैंने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये कितनी है? 3, 1 2 3। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी यानी उस पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी कितनी है? मान लिया हमने जीन फ्रीक्वेंसी एक, क्योंकि इनका जोड़ आना चाहिए 1, तो माने एक है 0.6 तो दूसरी है 0.4, एक कैपिटल वाली ये है और ये स्मॉल वाली ये है। अब पूछो उसमें इंडिविजुअल तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने मान लिया इंडिविजुअल है 1000, तो उसमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मतलब ए वाले कितने होंगे इंडिविजुअल, ए वाले कितने होंगे और स्मॉल ए वाले कितने होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बताना जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। यानी 1000 में से कितने 0.6 वाले हैं, यानी आपने देख लिया 0.4 वाले, अगर 1000 लिए तो दोनों एक में से हुए ना, तो आप समझ लीजिए कितने हो गए? 6000 तो कौन से हैं? ए वाले, और 4000 कौन से हैं? स्मॉल ए वाले, और इससे मिलके कितने आ गए? 10,000। आगे ना आगे आपको? पर क्या ये जीनोटाइप तो इतना है ना, ये कितने कितने जीनोटाइप होंगे? इस जीनोटाइप के कितने इंडिविजुअल होंगे? ये कितने होंगे? ये कितने होंगे? निश्चित रहना, ये मैं आपको अभी मैंने जो बोला है मैं आपको बताऊंगा। ये बात मैंने क्या कहा अभी नहीं बता रहा मैं, ये आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है कि मैंने ये बता दी कि इस एक लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो जीन फ्रीक्वेंसी है कि एक जीन के 2 अलील होते हैं, तो एक तो है ए की तो इतनी है और स्मॉल ए की कितनी है 0.4, तो दोनों की मिलकर के 1 हो गई, ठीक है। और मेरे पास जो मुझे वहां जो इंटीजर मिले हैं वो कितने मिले हैं? 10,000। तो 10,000 में इनकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? वो तो आप बना दोगे बड़े आराम से, क्योंकि 10,000 को इसको जो किससे कर दोगे 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो वो तुम निकाल के तुमने गेट दी। पर मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, ये क्योंकि जीनोटाइप जो फ्रीक्वेंसी होगी इंडिविजुअल की, ये 3 में से कोई भी हो सकती है। ये एक तो आर वाले हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, ये आपके लिए छोड़ दिया, पर मैं बताता हूँ बात आज नहीं, जब मैं हार्ड इक्विलिब्रियम बताऊंगा। ये मेरे लिए क्वेश्चन रहा है, उससे पहले अगर आप कर लेते तो अच्छी बात है, आप चेक कर लेना आपने ठीक किया या नहीं। एक्चुअली चलो मैं आपको इशारे से बता देता हूँ। एक्चुअली में इसमें जो एक बाइनोमियल इक्वेशन काम करती है वो होती है मैथमेटिक p + q = 1। एक तो ये है, ये p क्या है? डोमिनेंट अलील a, q क्या है? स्मॉल अलील q। ये है p क्या है? कैपिटल A, और q क्या है? स्मॉल a। तो इसकी जगह p की जगह इसको रख सकते हो। अगर ये तो है जीन फ्रीक्वेंसी, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है? p + में q का स्क्वायर = 1। वो क्या होता है आप जानते हो? p + q का स्क्वायर = वो होती है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ये तो है जीन फ्रीक्वेंसी या अलील फ्रीक्वेंसी। p + q का स्क्वायर क्या है? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? p² p गुणा में p प्लस q गुणा में q प्लस 2pq = 1। तो p गुणा में p का मतलब हो गया p², q गुणा में q का मतलब हो गया q²। 2pq प्लस 2pq = 1, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? a जहाँ a था 2 बार a आएगा, यहाँ a ये आ गया। q में क्या आएगा? स्मॉल a 2 बार a इसका स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? 2pq का मतलब क्या है? p का मतलब a और इसका मतलब a, ये आ गया। अब आप निकाल लेना, अगर आप निकाल सको तो। मैंने आपको बता दिया फार्मूला, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल में जो बात बता रहा था वो सुन लीजिए आप। मैं तो ये बता रहा था कि इनमें जो वेरिएबिलिटी कैसे आती है, म्यूटेशन से आती है, एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आती है, एक जीन फ्लो से आती है। कहीं से कोई जीन आ जाता है। जीन फ्लो क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ जीन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बताऊं कैसे होता है जीन फ्लो।
वहां बताता हूं। ये देखिए एक बहुत बड़ा कोई पॉन्ड है गांव में, तो वहां रहने वाले सारे मेंढक वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक पॉपुलेशन, ठीक है। उसके पास में कोई और एक पॉन्ड है, वहां जितने भी हैं फ्रॉग वो करेंगे दूसरी पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट। अब इस मेंढक में जो है, जहां जितने मेंढक हैं उनमें रिप्रोडक्शन तो इन्हीं में ही होगा ना आपस में, तो ये क्या है सिस्टर, ये क्या है पॉपुलेशन, तो इंट्रा पॉपुलेशन ब्रीडिंग होगी। और ये भी इंट्रा, ये दोनों एक दूसरे से अलग है जियोग्राफिकल एरिया से, तो ये एक पॉपुलेशन हुई है, दूसरी हुई पॉपुलेशन, तो ये दूसरे की पर वही है बिल्कुल, जैसे यहां है राणा टिग्रिना, यहां भी क्या है, यहां भी राणा टिग्रिना। तो यानी द इंडिविजुअल्स, a group of individuals belonging to the same species and occupying a geographical area constitute a population, वो एक पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो उनमें इंटरब्रीडिंग बहुत कॉमन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मोड़ गांव के दूसरी साइड है, अब वहां से मेंढक कोई निकल के तो जाएंगे नहीं, हिसाब करो अब दूसरे पौंड में चलते हैं, वो तो कोई बाल्टी से भले आके बालक जो है खेलते हो वहां से उठा के ले जाए, तो उनमें अपनी इंटरब्रीडिंग होगी, पर रेयरली इनमें भी तो हो सकती है ब्रीडिंग। कोई बाल्टी में लेके मेंढक को ले जाके दूसरे वाले तालाब में फेंक आए, या वहां वाला निकाल के दूसरे में फेंक दे, तो समझ में आ गई। तो ये जो है ये दूसरी पॉपुलेशन, तो एक दूसरे की कौन सी है, ये सिस्टर पॉपुलेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल मेटिंग जो होती है वो विद इन पॉपुलेशन होती है, बट ओकेजनली इन बिटवीन सिस्टर पॉपुलेशन भी होती है। आगे बात समझ, पर ऐसा भी होता है। अगर मान लो कोई चेंज यहां पैदा हो जाए, कोई वेरिएबिलिटी यहां आ जाए, और वो वेरिएबिलिटी यहीं इकट्ठी होती रहे, तो एक टाइम पे जाकर के, और वो थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन यहां फैलती है, तो एक टाइम पे जाकर एक नया स्पीशीज बन जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर भी कोई अलग जो है, गांव के इस कोने पे एक जोड़ या तालाब है, गांव के दूसरे कोने पे कोई है, उनमें भी ओकेजनली हो सकती है। आगे सुनो ना, वहां कोई और इन्वायरमेंटल प्रेशर है तो कोई और स्पीशीज बन सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। सुनिए, पर वो दोनों में क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगी, तो नए चेंज आएंगे खत्म हो जाएंगे, अगर वो ब्रीडिंग हो गई तो। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, वो क्या कहना चाह रहा हूं सिंपल भाषा में, कि जीन फ्लो भी क्या करता है। अभी सीरिया में युद्ध हुआ था, आपको बताऊं इतने सारे सीरिया के लोग जो मुस्लिम हैं वो सभी के सभी जर्मनी के लिए आ जाएंगे। जर्मनी की डेमोग्राफी चेंज होने तक के चांस आ गए, और यूक्रेन कंट्री तो मना दिया था। इंडिया में ही लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है कम से कम जो है 7 करोड़ विदेशी हैं इस कंट्री में। और क्यों कह रहे थे लोग, कह रहे थे जो गवर्नमेंट जी कह रही थी, यहाँ पर जो है है, तो वहां से उसमें भी तो जीन पूल में जीन फ्रीक्वेंसी बदलाव आता है ना, कोई आता है जाता है, उसको कहते हैं जीन माइग्रेशन, या उसी कहते हैं जीन फ्लो, उसी के लिए कहते हैं जीन फ्लो भी इसी कहते हैं, जीन माइग्रेशन भी इसी को कहते हैं। उसको कहते हैं वो वहां आ जाए, वहां आ गए और वहां जाके उनके इंटरमीडिएट करने लगे, वहीं के होके रह गए। और अगर कोई नया जीन ले आए तो नया जीन यहाँ पर फैलना चालू कर देगा, या कहीं चले गए तो वहां जाके काम करेंगे, तो ये भी एक वेरिएशन ला सकती है, ये भी एक काज हो सकता है। एक काज क्या हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट।
और तुम कहेंगे ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी वेरिएशन के क्लास बता रहा हूं। एक क्या बताया मैंने, म्यूटेशन, दूसरा कौन सा बताया मैंने, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, तीसरा क्या बताया मैंने, जीन फ्लो कहो चाहे उसे आप जीन माइग्रेशन कहो। एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है वो बता रहा हूं आपको। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली में क्या होता है, एक बाई चांस इवेंट होता है। इट इज ए बाई चांस इवेंट which play the role in evolution to occur or spatial to occur. ये by chance event होता है, by chance event। एक्चुअली में जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, इट इज द binomial sampling error of a population। एक ये पॉपुलेशन का बाइनोमियल सैंपलिंग एरर है, यानी कहने का मतलब क्या, जैसे एक कोई ये पॉपुलेशन है, जब ये पॉपुलेशन के प्रोजेनी अगली पॉपुलेशन में जाएंगे तो इसके जीन पूल को रिप्रेजेंट करेंगे ना। अरे ये ऑफस्प्रिंग, ये पेरेंटल है, पेरेंटल पॉपुलेशन। तो जो ऑफस्प्रिंग है ये पेरेंटल पॉपुलेशन का सैंपल ही तो है, ये उनको सैंपल है। मान लो अगर इनका जीनोटाइप ए है तो ये ए है, और इसमें क्या 80% ए है या 40% ए है और 40% स्मॉल ए है और 20% क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो यही ऑफस्प्रिंग को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो इसी को तो रिप्रेजेंट करेंगे ऑफस्प्रिंग। मालूम पड़ा कि वो ये इसको ना रिप्रेजेंट करके क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें 80% ए है और बाकी ये बहुत कम है, ये वाले और ये वाले ये कम है। तो ये इसकी जीनोटाइप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना ऑफस्प्रिंग, जो जिस जीनोटाइप को नहीं कर रहे ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये एरर, सैंपलिंग एरर। ये क्या होगा, इसका सैंपलिंग एरर। आगे समझ, यानी इसके जीनोटाइप से ये ड्रिफ्ट कर रहा है, जीनोटाइप इसका ड्रिफ्ट का मतलब अवे जा रहा है, उससे अवे जा रहा है, इसलिए इसको नाम बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। यानी पेरेंटल पॉपुलेशन से जिस ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन का जीनोटाइप सिमिलर ना हो करके बदलाव लिए हुए हो, उसको क्या कह दिया कि वो उससे ड्रिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, उससे ड्रिफ्ट कर रहा है। तो यानी ये ओरिजिनल पॉपुलेशन का सैंपलिंग एरर हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ना, वो सेम करता तो यही करता, ए आना चाहिए थे 40 यहाँ पे, और ये ए जो है 20 आना चाहिए, 20 की वजह 20% यहाँ तो 80% आ गई, तो इसमें कोई एरर आया है ना, सैंपलिंग एरर। इसलिए इसको सैंपलिंग एरर भी कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को। इसको सीवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सीवेल राइट इफेक्ट, क्योंकि 1930 में इसको सीवेल राइट ने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया था उसका नाम कौन था, सीवेल राइट, उसके नाम पे है सीवेल राइट। इसको स्कैटरिंग ऑफ वेरिएबिलिटी भी कहते हैं।
क्योंकि धीरे धीरे जब ये इतना आ गया 80% और दूसरे कितने रह गए, और ये तो बिल्कुल गायब ही हो गया, मान लो ये 40 वाला तो, और इसमें 20% क्या रह गया, 20% रह गया ए वाला, कैपिटल ए वाला, और अगले में जाकर क्या होगा, ये भी गायब हो गया, सिर्फ ये ही रह गया। तो जो वेरिएबिलिटी जितनी थी पहले पॉपुलेशन में उससे कम हुई ना वेरिएबिलिटी, तो जब वेरिएबिलिटी कम हो गई तो उसको क्या कह दिया, स्कैटरिंग ऑफ वेरिएबिलिटी, इसको स्कैटरिंग ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं। ये जो बाय चांस इवेंट है, क्वेश्चन होता है ये किस पॉपुलेशन पे काम करता है, लार्ज पे या स्मॉल पे, आप बताओ। जेनेटिक ड्रिफ्ट can apply both to the large as well as small population, but its effect are well seen on the small population। इसलिए हम कहते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन पर काम करता है। वो स्मॉल पॉपुलेशन में काम करना क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसके रिजल्ट को देखना चाहोगे ना तो स्मॉल पॉपुलेशन पर वो विजिबल होगा, लार्ज के अंदर इसकी विजिबिलिटी दिखाई नहीं देगी, इसका इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, इतना कम इफेक्ट होगा कि आपको वो विजिबल नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट जो ऑपरेट करता है ये स्मॉल पॉपुलेशन पर करता है। अच्छा हुआ हमने कहा है कि इट शो इट्स इफेक्ट ऑन दी स्मॉल पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन पे ये एप्रिशिएबली अपने इफेक्ट को शो नहीं करता। अप्लाई तो दोनों पे किया जा सकता है, बट ऑन द स्मॉल पॉपुलेशन इट्स इफेक्ट्स आर विजिबल और मैनिफेस्टेड, बट ऑन लार्ज पॉपुलेशन इफेक्ट इज नॉट टू मच विजिबल। मैं अभी बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक मिनट, ये क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेशनल है या इफेक्टिव है ओवर दी स्मॉल पॉपुलेशन। इट इज ए बाई चांस इवेंट विच ओनली द बाई चांस, इसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं काम कर रहा, ये बाई चांस होता है और एकदम से होता है, सडनली होता है, बाई चांस होता है। उसके कारण क्या जाता है, जीनोटाइप में चेंज, it lead to the genotypic change in a small population। इसका माइनर रोल होता है इवोल्यूशन। सीगल राइट में हो जाता है, इसलिए नाम होगा सीगल राइट इफेक्ट। मैं भी दिखाता हूं क्या होगा। देखिए एक पॉपुलेशन में कहानी क्या है, 25% हैं ए के इंडिविजुअल, ये कर दिए मैंने, ये देखिए ये ब्लैक ब्लैक, क्योंकि ये सब की जीनोटाइप का खेल है सारा, और उसमें 50% हैं ऐसे। 50% का मतलब हो गया कि 2 हो गई, एक है तो ये 2 बनाने पड़ेंगे। ये कैपिटल को बता रहा है, ये कैपिटल को, तो ये क्या हो गया, ए और ए और ए, ये हो गया 2AA, और 25% है ये ए और ए, व्हाइट वाले, दूसरे 25%। तो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप था, यानी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कितनी, 25% ये है, 50% ये है और ये है। अगर इनमें अगर ये लार्ज है, अगर ये पॉपुलेशन लार्ज है, तो आपको बता दूं ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक सी रहेगी। अगर लार्ज है और मेटिंग रैंडम है और कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप ये सिक्का लीजिए, आप इसको उछालिए कितनी बार, 100 बार,
तो हेड एंड टेल का जो है प्रपोर्शन 1:1 आएगा। हो सकता है एक बार 55 आ जाए हेड और 45 टेल आ जाए, पर रेशो 1:1 आएगा। और अगर आपसे मैं कहूँ 5 बार उछालना सिक्का, तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि 5 बार हेड आ जाए टेल आए ही नहीं, या टेल आ जाए हेड आए नहीं, या 4 बार हेड आए 1 बार टेल आए? तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल के अंदर, स्मॉल पॉपुलेशन में कोई एक जीन फिक्स हो सकता है और कोई एक जीन एलिमिनेट हो सकता है। यानी कोई एलील फिक्स हो सकता है या कोई एक एलील एलिमिनेट हो सकता है। जैसे मैं यहां दिखाता हूं, देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए मैं इनको दिखाऊं, बाई चांस क्या हुआ, अब ये ब्रेक डाउन हुए, अगली बार क्या हो गया, ये इसके साथ जीन जो कॉम्बिनेशन करेंगे इसके साथ, ये वाला 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 इसके साथ। वही है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या हो गया, सारे के सारे कैसे हो गए, ए हो गए, हो गए, नहीं हो गए? तो देखिए अभी तक इसमें जो थी वेरिएबिलिटी कितनी थी पहली जनसंख्या में, 25% ये थी, 50% ये थी, ये थी। अब क्या है 100% ये हो गई। तो वेरिएबिलिटी कम हुई है कि नहीं हुई है? तो स्कैटरिंग हो गई, फिक्सेशन ऑफ न्यू जीन, आगे नया काइंड आ गया ए नो जीन हो जाए उसकी। दूसरा पॉइंट ये भी पॉसिबल था, इसको मिटा करके एक और सीक्वेंस दिखाऊं। ये मिल गया इसके साथ, ठीक है, ये ब्लैक वाला मिल गया इसके साथ, ये व्हाइट वाला मिल गया व्हाइट वाले के साथ, ये व्हाइट वाला मिल गया व्हाइट वाला। तो इसमें आ गए ये क्रम से आ गए ए। अगली जनरेशन में जाकर के क्या हुआ, ये सारे के सारे ऑल सिलेक्ट हो गए और ये यहां से एलिमिनेट हो गए। तो क्या हुआ, क्या बन गया अगली जनरेशन में, सब कौन से आ गए, ये आ गए। अब तो ये स्कैटरिंग हो, फिक्सेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। पहले फिक्सेशन में 50% था, ये ए वाला 50% था, अब ये तो है ही नहीं कहीं। अब तो सारे के सारे ए हैं, कैपिटल ए वाले हैं या सारे के सारे स्मॉल ए वाले हैं। तो क्या हुआ, फिक्सेशन ऑफ द न्यू जीन कहते हैं इसको। इसलिए क्या करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल के लिए ऑपरेट, स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट कर रहा है, यानी इफेक्टिव है। नतीजा स्कैटरिंग ऑफ वेरिएबिलिटी और फिक्सेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज या न्यू जीन्स, फिक्सेशन ऑफ न्यू जीन्स। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना, ये बाई चांस होता है और ये नॉन अडैप्टिव इन नेचर होता है। नॉन अडैप्टिव, नॉन अडैप्टिव का मतलब है ये बेटा कि ये नहीं है कि कोई ये देख के कोई जीन जो इसमें फिक्स होगा ये उसके लिए ठीक है। बाई चांस कोई भी जीन फिक्स हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख करके कोई भी एक जीन फिक्स हो जाए, इसका मतलब बताऊंगा। बाई चांस इवेंट है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कहीं एक पहाड़ों पे वैलीज में बहुत सारा खाना है खाने के लिए और वहां बहुत सारे जो है चेहरा घोड़े हैं, वो आराम से अपना खाने को फीड है, वो सब एक से वो खाना खा रहे हैं। अच्छा, कुछ उनमें डिफर करते हैं,
जो डिफर करते हैं उनके जो है चलने में थोड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने मार कर इनको भगा दिया और एक टीले पे पहुंचा दिया, तो जाओ भाई तुम यहाँ से भाग जाओ। जो घोड़े जो बेचारे कमजोर थे, जो लंगड़ा के चल रहे थे, भाग नहीं सकते थे, उनकी तुरंत की मार और उनको भगा दिया 10-15 मिनट, और बाकी जो 90-80 थे वो अपने वहां लगे। इसका मैं बता रहा हूँ ये वेरिएबिलिटी, तो उनका कलर थोड़ा सा डिस्टिंक्ट था, वो थोड़े से जो है ब्लैक थे और वो ज्यादातर कैसे थे व्हाइट थे, व्हाइट वाला मार देते वहां और ऊपर जाके टीले पे बैठ गए बेचारे, बोले खाने को तो नहीं, और टीले पे घास नहीं है कम है। अब बाई चांस वहां फ्लड हो गई, तो ये तो बाई चांस की इवेंट है ना, अरे फायर भी हो सकती थी, फ्लड भी हो सकती है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, और बाई चांस फ्लड आ गई तो फ्लड में जो नीचे थे वो अच्छे खासे थे, होमोजाइगस थे किसी एक डोमिनेंट कैरेक्टर को लेकर के, वो थे, वो सब उसमें पानी में बह गए, और जो ऊपर बच गए थे वो उस जनसंख्या का सैंपलिंग एरर था। अब आने वाली जो जनरेशन होगी उन्हीं के द्वारा तो फैलेगी, तो वो ओरिजिनल पॉपुलेशन को हो सकता है रिप्रेजेंट ना करें, रिप्रेजेंट ना करें। अगली बात समझ में, तो वो सैंपलिंग एरर हो गया, या दूसरी भाषा में कहूं वो थोड़े से जो थे, अब वो थोड़े से फैसला करेंगे कि कौन सा जीन आएगा उसके अंदर, पॉपुलेशन में कौन सा जीन आएगा। चलो मैं आपको बताता हूं, अभी भी नहीं आया समझ तो अभी बताता हूं आपको। चलो मैं बताता हूं, इसके 2 एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छे, जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 एग्जाम्पल से आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फाउंडर इफेक्ट, और दूसरा है जेनेटिक बोटलनेक। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के एग्जाम्पल हैं। फाउंडर इफेक्ट्स क्या होता है बताऊं, जैसे आप बताऊं जंगल में डॉग देखें, वुल्फ देखें, डॉग की क्या है प्रजातियां, तो एक उसमें आपको पता है 100 से ज्यादा होते हैं, एक ग्रुप में कितने 100 रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है, जैसे अल्फा मेल एंड फीमेल होती है, सबसे काम कराते हैं। कुछ बेचारे ऐसे वर्कर भी हैं, अब वर्कर ऐसे हैं कि उनको खाने को कुछ भी नहीं कराया, यानी वो लाते हैं, शिकार करते हैं, लाते हैं, डूब जाते हैं, खाते पीते हैं, बहुत करते हैं, और बेचारे 10 ऐसे थे उनमें से, 100 में से 10 ऐसे थे जो उनसे डिफर करते थे, और उनसे भी काम कराया जाए पर उनसे बहुत काम लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो फिनोटाइप है वो अलग है उनसे, और फिनोटाइप डिपेंड करता है किसको, जीनोटाइप को। तो मान लीजिए हो सकता है उनका जो है फिनोटाइप जो आ रहा है, जो वो अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो ए का आ रहा है, और जो वो सारे एक से एक से उनका हो सकता है कान ए हो या ये ए हो, ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसके काम का कलर डिस्टिंक्ट है, तो कहना चलो इनका काम ही आना है, तुमसे काम करा दो। उन्होंने कहा यहाँ तो भूखे मर लेंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ भूखे मर लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इस कोने में से वो यहाँ से भाग निकल के भाग गए, उस जगह को छोड़ के भाग गए। तो यहाँ से वो जो यहाँ से निकल के भाग गए, ये कौन थे इसमें, इस पॉपुलेशन में ये कौन थे, मार्जिनल थे ना, ये मार्जिन उसे कहते हैं जिनकी कोई कत्ल नहीं की जा रही थी, मार्जिन पर रह रहे थे, पेरिफेरी पे। तो ये मार्जिन से भाग के दूसरी जगह पहुंच गए, और जैसे ही दूसरी जगह पहुंचे वहां जाके कोई नहीं मिला इन्हें, तो वहां के जाकर के क्या हो गए, ये दूसरी प्लेस पे जाके वहां के क्या हो गए फाउंडर, और आपस में इन्होंने ब्रीडिंग की, इंटरब्रीडिंग की, और ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, और वहां पे एडजस्ट हो गए। तो ये जो इफेक्ट है इन फाउंडर का, जो इन्होंने अपने जो ऑफस्प्रिंग बनाए, उसको क्या कह दिया हमने, फाउंडर इफेक्ट। ये जो फाउंडर इफेक्ट है, अब इनका जो जीनोटाइप है जरूरी नहीं है जिस पेरेंटल यह पेरेंटल पॉपुलेशन उसके ही जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हो, नहीं कर रहे ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया
वो कैसे दिखाई दे रहे थे? वो तो दिखाई दे रहे थे ये ब्लैक और ये दिखाई दे रहे थे थोड़े से व्हाइट, तो उन पर जूते मार मार के इनका ब्लैक होने का काम तो फ्लू टाइप में फर्क आ गया था एक काम। अब क्योंकि ये सब ए वाले जब सब यहाँ भाग गए तो यहाँ जो बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे जितने भी इन फाउंडर्स के द्वारा, जो उनकी औलाद होंगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो ये तो इन्होंने जाकर के यहाँ आ गए, तो उससे उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट क्योंकि जेनेटिक वो बाई चांस बच गए ना, ये भी तो पॉसिबल था कि वो जब रात के अंधेरे में भाग रहे थे वो पकड़ नहीं जाते और उन्हें मार पड़ती, क्यों ऐसे वो कई बार ट्राई कर चुके थे। नौकर को कौन भागने देगा? वो मजदूर की तरह भाग रखे थे, वो ऐसा ही होता है जंगलों में। अच्छा तुम कहोगे साहब ऐसा हो सकता है फाउंडर वहां तो खाली जगह उन्हें मिलेगी मिलेगी, हो सकता है मिले ना मिले, मानो जी जगह फंस जाए उनसे तगड़े मिल जाए, वहां उनको मार मार के कचूबर निकालते हैं। इसलिए हमने क्या कहा था कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये कैसा है? नॉन अडप्टिव इन नेचर। इनके यहाँ होने के सक्सेस होने के चांस हैं भी या नहीं भी, तो यहां से निकल के तो भागे पर कोई शोर नहीं है। हाँ खाली जगह मिल जाती तो बचने के चांस, या बाई चांस वहां एक दो कोई मिल जाता उसे मार देते तब उसको ऑक्यूपाई कर लेते। हाँ पर अगर वहां कोई इंडिविजुअल होते और उनके साथ ये इंटरमीडिएट आते तो ये फाउंडर इफेक्ट नहीं कहते। क्यों? फिर तो ये जीन माइग्रेशन बन जाता ना। यहाँ कोई अगर ये वहीं की पॉपुलेशन यहाँ भी होते ऐसे ही डॉग और उनके साथ ये इंटरब्रीडिंग करते प्यार से रहते तो फिर तो वो फाउंडर इफेक्ट नहीं हो जाएगा, वो तो जीन माइग्रेशन हो जाएगा ना, यहाँ से कोई जीन गए यहाँ आ गया। कंडीशन एक है, या तो वो यहाँ कोई इंडिविजुअल हो उनके साथ ब्रीड ना करें या वो खत्म हो जाए, कोई भी काम हो जाए, तो ये है फाउंडर इफेक्ट। तो ये एक एग्जाम्पल। एक है दूसरा यहाँ से भाग गए और बच गए, एक है दूसरा जेनेटिक बोटलनेक। जेनेटिक बोटलनेक आपने बोटलनेक की है? बोतल में जो ये नेक होता है ये नैरो होता है और नीचे जो है दुनिया भर के, जैसे कोई ये भरे हुए इसमें लाल, इसमें भरे हुए हैं ये ब्लैक, इसमें भरे हुए हैं ये वाले बहुत सारे, ये इंडिविजुअल है। और यहाँ से बोतल में से हम अगर कुछ निकालें यहाँ पे डालें इस बोतल नेक में से, और तो इसमें से दो एक ही निकल के आएंगे, इसमें तो खूब भर रहे हैं और बाई चांस मालूम पड़ा कि यहाँ से निकल के जो आए वो सिर्फ कौन से आ गए और एक आदमी लाल आ गया या ये आ गया ब्लैक, दो ब्लैक आ गए और ये आ गए ज्यादा और बाकी ये बेचारे आए नहीं। ये है बोटलनेक इफेक्ट। तुमको वो ये क्या बेकार की बात करते हो? हमारे लिए ऐसा मैं बताता हूँ क्या बोटलनेक। किसी एक पॉपुलेशन के अंदर, जैसे ये रही ये पॉपुलेशन, उसमें कोई क्रैश हो जाए, क्रैश देर करती क्रैशेस, घटना कोई बहुत बड़ी घटना के नाम पर क्या हो सकती है? एक्सेस हंटिंग हो जाए, मार मार के कचूमर निकालना है, एक्सेस हंटिंग जाए शिकारी। पहले जितने भी लॉर्ड वायसराय वगैरह तो इंडिया में आते थे वो बहुत शिकार करते थे जंगलों में, शेर खत्म कर दिए थे, लायन खत्म कर दिए थे, या कोई गोल कैनो इरप्शन आ जाए, या कोई वहां पर फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो एक जो पार्टिकुलर एरिया है वहां पॉपुलेशन का साइज ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाए, ड्रामेटिकली रिड्यूस। जब वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हुआ बाय द क्रैश, ड्रामेटिकली रिड्यूस, तो क्या हो जाएगा उसमें कि जो वेरिएबिलिटी है, जीनोटाइप वेरिएबिलिटी, जीनोटाइप वेरिएबिलिटी will also get reduced। तो जो वेरिएबिलिटी भी कम हो जाए, जैसे आपने देखा कि इतने सारों में से कुछ ही निकल के आए, तो जो 3 प्रकार के ना करके सिर्फ 2 ही प्रकार के ये आ पाए। पहले 3 थे ना 1 2 3, तो यहाँ की जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो रही है ना, तो नेक में से कुछ निकल पाए और बाकी सब हो गए फिनिश, तो वेरिएबिलिटी हो गई ना कम। तो ये जो वेरिएबिलिटी कम हुई है, रिडक्शन इन वेरिएबिलिटी, इसी को कहते हैं रिडक्शन इन वेरिएबिलिटी को ही जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट। और इस जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट का जो एक रिजल्ट होता है, इट प्रिवेंट्स का, ये क्या करती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो गई है, इट
prevents the irreversibility of extinction of these species. यानी genetic bottleneck prevents the incidence of reversibility. It prevents the reversibility. It prevents the यानी कौन genetic bottleneck prevents the incidence of reversibility of the extinction of the species. यानी जो एक्सटिंक्शन स्पीस हो रहा है उसके एक्सटिंक्शन होने से बचा रही है. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं आपको, जो सील हैं पैसिफिक आइलैंड के शिकारी, इतना ज्यादा उनका एक्सप्लॉइट किया गया, उनमें इतना शिकार किया गया कि बहुत सारी वैरायटी थी, उनमें से बहुत सारी खत्म हो गई, कुछ ही रह गई हैं. और उनमें भी क्या है, उनमें भी बहुत सारी कैसी हैं, कोई मरगिल्ली सी है, कोई वैसी है, वो बच गई है. यानी वो उस जेनेटिक बोटलनेक ने उनको अभी भी एक्सटिंक्शन से बचा रखा है, नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाती. यानी उनमें जो पहले जो वेरिएबिलिटी थी वो वेरिएबिलिटी कम हो गई है. आप जानते हो जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो उनकी स्टेबिलिटी अभी इंडेंजर्ड में है, पर फिर भी ये जो है जेनेटिक बोटलनेक उसको प्रिवेंट कर रहा है. अब आपकी जानकारी बता दूं, ये जेनेटिक बोटलनेक आपके सिलेबस में इस समय नहीं है, पर पुरानी एनसीईआरटी में ये इसलिए मैंने बताया. अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक तो इस लाइन को याद कर लेना जो मैंने ये बताया आपको. दूसरा क्या है, दूसरा मैंने जो बताया आपको, क्या बताया गया आपको, ये दो एग्जाम्पल होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, जेनेटिक बोटलनेक या बोटलनेक इफेक्ट, जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट या सिंपली बोटलनेक इफेक्ट, और एक कौन सा बताया मैंने, फाउंडर इफेक्ट, जो भी ये मार्जिनल है किसी जगह में. मार्जिनल इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट है आपकी. इसको सिंपल भाषा में, को ग्रामीण भाषा में, जंगल में किसी को गर्दन से दाब दिया, जंगल से दाब दिया, मार मार पिटाई करी. जब मार पिटाई करी तो बहुत सारे मार गए. अब जो बच गए, जो गर्दन छुटा के बच गए, जो वहीं रह गए, रिडक्शन साइड वहां रह गए, वो तो है जेनेटिक बोटलनेक. और वहां से कुछ भाग गए बच करके, मान लीजिए तो मार रहे हैं, वहां से छूट गए के भागे और कहीं दूसरी जगह में जाके बस गए, तो वो बस गए, वो वहां अपना स्पीच बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा, फाउंडर इफेक्ट. तो वहां से जब उनको मार रहे थे जंगल में, तो वहां से कुछ बच करके भाग गए दूसरी जगह में मार्जिनल. उन्होंने देखा ये तो ये लोन काट दिया, गोलीबारी बरसा दी, तो उन्होंने वहां से दूसरी भाग गए, बच गए, और वहां जाकर उन्होंने अपना जीरो टाइप को जो है बढ़ा लिया चुपचाप रह करके. तो वो तो कौन सा हो गया, फाउंडर इफेक्ट. क्योंकि और कहीं जाके बस गए, वहां जाके उन्होंने अपने जो है इंटरब्रीडिंग करके अपनी जनसंख्या बढ़ा ली, वो तो हो गया फाउंडर. दूसरे जगह जाके फाउंडर हो गए, फाउंडर इफेक्ट होगा. हो सकता है यहाँ की पूरी जन जीरो टाइप का रिप्रेजेंट है. और जो उन्होंने जो मारे हमारे मार के बाद उन्होंने सबको मार के, उन्होंने देखा 2-4 बच गए, लंगड़े लूले से इनको छोड़ देते हैं, वो छोड़ के चले गए आदमी, ये सबको मार के. जो अब वो मार पिटाई के बाद जो 2-4 बच गए, जो पीछे बच गए, अब वो यहाँ जो रह गए हैं पिटने के बाद, वही फिर अपना जीरो टाइप बढ़ाएंगे ना वहां पर, जो बच गए वो कौन सा है, जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट. आगे समझ में, मैंने एक ही प्रक्रिया को बस एक बार उस जंगल में घुसा दिए शिकारी, उसके बाद उन्होंने मारे, कुछ बच गए, वहां पे बचे हुए जो अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे वो क्या, बोटलनेक इफेक्ट. और जो वहां से कुछ बच के भाग गए वो फाउंडर इफेक्ट काज करेंगे, और जो मर गए तो ऊपर पहुंच गए. दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच. आगे लूंगा मैं. तो मैंने अभी आपको जेनेटिक ये जो है एक काज बता दिया आपको क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या जो एक नेचुरल. अब इसके बाद में आएगा नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन, वो मैं अगले लेक्चर में